स्वागत है। आज हम पीटर थिल की काफी चर्चित किताब 0 to 1 पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं है, जैसा आपने कहा। सही। ये दरअसल भविष्य कैसे बनाया जाए उस पर थिल के अपने नोट्स हैं, एक तरह से। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि असली प्रगति मतलब फ्यूचर का निर्माण कुछ नया बनाकर होता है। जिसे वो कहते हैं 0 से 1 जाना है ना। हाँ, 0 to 1। और ये उससे बिल्कुल अलग है, जो पहले से मौजूद है उसी की नकल करना। यानी 1 से n जाना। एग्जैक्टली। किताब इसी फर्क से शुरू होती है। 0 to 1 मतलब कुछ पूरी तरह से नया, जिसे वो टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा या अगला जकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क नहीं, वो कुछ बिल्कुल नया सोचेंगे। सही। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। नहीं, ये कुछ भी करने का नया और बेहतर तरीका हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है 1 to n, जिसे वो ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं। मतलब जो चीज काम कर रही है उसे बस दुनिया भर में फैला देना। जैसे चीन का उदाहरण दिया है किताब में कि वो कैसे विकसित दुनिया की नकल कर रहा है। हाँ, पर थील आगाह करते हैं कि सिर्फ नकल करना मतलब 1 to n जाना बिना नई तकनीक के वो लंबे समय तक चल नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं है। खासकर जब दुनिया में संसाधन सीमित है। सही कहा। असली जो लीप है वो तो 0 to 1 से ही आएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, नया बनाना जरूरी है। पर अगला विचार तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लगता है। हाँ, कौन सा? कंपटीशन बनाम मोनोपोली, मतलब प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार। हाँ। हमें तो लगता है कंपटीशन अच्छा है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है, लेकिन यही थील बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन असल में मुनाफे को खत्म कर देता है। कैसे? हम कंपनियां एक जैसी चीजें बनाती हैं, फिर दाम कम करती हैं, और अंत में किसी के पास भी मतलब बड़ा मुनाफा नहीं बचता जिससे वो कुछ बड़ा सोच सकें, कुछ नया कर सकें। तो वो क्या कहते हैं कि मोनोपोली अच्छी है? वो क्रिएटिव मोनोपोली यानी रचनात्मक एकाधिकार की बात करते हैं। ऐसी कंपनियां जो कुछ इतना अच्छा, इतना अलग करती हैं कि उनका कोई करीबी कॉम्पिटिटर होता ही नहीं। जैसे गूगल सर्च में, या शायद एप्पल का आईफोन जब वो नया नया आया था। बिल्कुल सही उदाहरण है। सोचिए गूगल के बारे में, सालों तक सर्च में उनका दबदबा रहा। थील का तर्क है कि ऐसी मोनोपोलीज बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा मुनाफा कमाती हैं कि वो वाकई बड़े लंबे समय के प्रोजेक्ट्स में असली इनोवेशन में पैसा लगा सकती हैं। ये वो काम है जो कम मार्जिन पर लड़ रही कंपनियां नहीं कर सकती। अच्छा, और ये ग्राहकों के लिए भी अच्छा हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये कंपनियां पूरी की पूरी नई कैटेगरीज बना देती हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। ये उन पुरानी किराया वसूलने वाली मोनोपोली से अलग हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। तो क्रिएटिव मोनोपोली इनोवेशन को ड्राइव कर सकती है। अच्छा, किताब में एक और बड़ा सवाल है। कौन सा? वो पूछती है, वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? हाँ, ये बहुत पावरफुल सवाल है। इसका जवाब खोजना थील के अनुसार रहस्य खोजने जैसा है। रहस्य मतलब सीक्रेट्स? हाँ, सीक्रेट्स। दुनिया के बारे में ऐसी सच्चाइयां जो महत्वपूर्ण हैं, पर अभी तक ज्यादातर लोग उन्हें जानते नहीं या मानते नहीं। थील का मानना है कि अभी भी ऐसे बहुत से रहस्य खोजने बाकी हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे एयरबीएनबी ने यह पहचाना कि लोग अजनबियों को अपने घरों में रुकने देंगे, या लिफ्ट उबर ने समझा कि लोग अपनी कारें टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने को तैयार होंगे। ये उस वक्त बड़े अजीब विचार थे। सही कहा। ये तो उस धारणा को चुनौती देता है कि मार्केट पूरी तरह से एफिशिएंट है और सारे अवसर पहले ही खोजे जा चुके हैं। बिल्कुल। थील कहते हैं कि अगर आप मानेंगे ही नहीं कि कोई रहस्य बचा है, तो आप उसे खोजेंगे भी कैसे? महान कंपनियां अक्सर ऐसे ही किसी छुपे हुए सच पर बनी होती हैं। भविष्य को लेकर नजरिए पर भी बात है किताब में। डेफिनेट बनाम इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। निश्चित बनाम अनिश्चित आशावाद। हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है। मतलब हम भविष्य को कैसे देखते हैं। निश्चित आशावाद का मतलब है कि आप मानते हैं भविष्य बेहतर होगा और आपके पास उसे बेहतर बनाने की एक ठोस योजना है। आप मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं। और अनिश्चित आशावाद, उसमें भी उम्मीद तो है कि भविष्य बेहतर होगा, पर कैसे होगा इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। लगता है चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक चीज पर दाव लगाने के बजाय अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल। थील कहते हैं कि आजकल का समाज, खासकर पश्चिमी दुनिया, इसी अनिश्चित आशावाद में फंसी है।
शिक्षा में, फाइनेंस में, हर जगह। तो स्टार्टअप का इससे क्या लेना देना है? स्टार्टअप आपको मौका देता है भविष्य के एक छोटे पर महत्वपूर्ण हिस्से पर निश्चित महारत हासिल करने का। आप एक प्रॉब्लम चुनते हैं और उसे हल करने की, एक खास भविष्य बनाने की योजना पर काम करते हैं। ये किस्मत के भरोसे रहने से बेहतर है। आप लॉटरी टिकट नहीं है, जैसा वो कहते हैं। एग्जैक्टली। और आखिर में पावर लॉ की बात, ये थोड़ा गणित जैसा लगता है। हाँ, पर ये बहुत प्रैक्टिकल है। वेंचर कैपिटल का उदाहरण देखिए। वीसी फर्म्स बहुत सारे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं, है ना? हाँ। पर उनके ज्यादातर रिटर्न कुछ गिनी चुनी कंपनियों से आते हैं। मतलब एक या दो कंपनियां इतनी सफल हो जाती हैं कि वो बाकी सबकी मिले जुले प्रदर्शन से भी ज्यादा कमा कर देती हैं। यही पावर लॉ है। मतलब परिणाम समान रूप से नहीं बढ़ते हैं, कुछ चीजें बाकियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, फोकस बहुत जरूरी है। निवेशकों को वो कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा असाधारण रूप से सफल होने की क्षमता हो। और व्यक्तियों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी एक बहुत अच्छी, तेजी से बढ़ती हुई कंपनी में शामिल होना शायद अपना एक औसत सा स्टार्टअप शुरू करने से कहीं बेहतर हो। क्योंकि कंपनियों के बीच का अंतर कंपनियों के अंदर अलग अलग भूमिकाओं के अंतर से ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, यही बात है। आपको उस रॉकेट शिप पर सवार होना है जो उड़ान भरने वाला है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, 0 to 1 हमें क्या सिखाती है? नया बनाओ, नकल मत करो। हाँ, 0 to 1 जाओ, क्रिएटिव मोनोपोली बनाने की सोचो, कंपटीशन से बचो, छुपे हुए सच यानी रहस्य खोजो, भविष्य के लिए निश्चित योजनाएं बनाओ, अनिश्चित मत रहो। और समझो कि सफलता अक्सर पावर लॉ के हिसाब से चलती है। फोकस जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या है? कि दुनिया किस तरफ जाएंगे? क्या हम ठहराव और शायद संघर्ष की ओर बढ़ेंगे, जैसा तब होता है जब नई तकनीक नहीं बनती? या फिर क्या हम 0 to 1 जाकर नई तकनीकी इजाद करेंगे जो हमें एक बेहतर, ज्यादा समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए? चुनाव हमारा है। हाँ, चुनाव हमारा है कि हम कौन सा रास्ता बनाते हैं। इस पे सोचते रहिएगा। अगली बार मिलेंगे।